सो गुड मॉर्निंग। वी आर स्टडिंग एनिमल न्यूट्रिशन और कल हमने पढ़ा था इसमें इवेलुएशन ऑफ फीड स्टफ्स फॉर एनर्जी। ठीक है, उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इवेलुएशन ऑफ फीड स्टफ्स फॉर प्रोटीन। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज पोर्शंस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। ओके, so what all we'll be covering in today's class? So we'll begin with the discussion with the basic protein evaluation. Okay, crude protein, digestible crude protein, true protein, what is their difference? Okay, what do they mean? क्या उनका फॉर्मूला रहता है? Okay, what is their basic difference? कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं? Then we'll discuss about the different methods of protein evaluation in case of monogastric animals. Okay, and then we'll also study why we need to have different methods for monogastric animals and different methods for the ruminants when it comes to protein evaluation. Okay, then we'll also discuss the ideal protein concept, and then we'll shift our focus on the protein quality evaluation in case of ruminants. Okay, so all that we need to discuss in protein evaluation. Okay, तो ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड समटाइम्स इवन इनके फॉर्मूला भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले प्रोटीन इन एनिमल न्यूट्रिशन, हमें बेसिकली प्रोटीन को इवैल्यूएट करना ही क्यों है? ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटीन इन दी फीड स्टफ्स? ओके, because protein is the most expensive nutrient. Apart from other nutrients, the one which is most expensive and need to be supplemented in the diet in very high proportions as compared to other micronutrients. Okay, the trace minerals, micronutrients, those are also quite expensive, but वो इतनी minute quantities में provide करने होते हैं हमको राशन में कि वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली बर्डन नहीं करता। ठीक है, हाउएवर प्रोटीन तो हमको सफिशिएंट क्वांटिटीज में प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई ये एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, और ये बर्डन सम भी है। ठीक है, और इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और हमें अपने राशन को इकोनॉमिकल बनाना है तो हमको प्रोटीन कंटेंट को एडिक्वेट भी रखना है, क्योंकि वी नीड बैलेंस्ड राशन ऑल्सो। वी नीड टू प्रोवाइड होल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द एनिमल्स फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रोडक्शन, लैक्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन हमको साथ में उस राशन को इकोनॉमिकल भी रखना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन की इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चले कि हाउ मच क्वांटिटी वी आर सप्लीमेंटिंग, हाउ मच क्वांटिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू द एनिमल, ताकि वो एक्सेस में भी ना हो और अंडर भी ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो, वो एडिक्वेट होना चाहिए। इसीलिए प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल राशन को भी कंट्रोल करता है। वेदर द राशन विल बी इकोनॉमिकल और इट विल बी एक्सपेंसिव, दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन क्वालिटी। ठीक है, तो यूजुअली व्हाट हैपन्स, जब हम ग्राउंड नट केक प्रोवाइड करते हैं, द मार्केट फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राउंड नट केक इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। सोयाबीन मील की वैल्यूज बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ सोयाबीन मील इज़ वेरी मच। ठीक है, तो जिसकी वजह से पोल्ट्री फीड जो है वो बहुत महंगी हो जाती है। सो इट अफेक्ट्स द whole of the production chain, whole of the production supply chain gets affected when the nutritive value or the feed requirement varies. ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, सोयाबीन मील से आप याद रख सकते हैं कि सोयाबीन मील, जब भी सोयाबीन मील की वैल्यूज प्राइसेस मार्केट में फ्लक्चुएट करते हैं तो ये सारी ही प्रोडक्शन सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए वी नीड टू नो अबाउट द प्रोटीन वैल्यूज, प्रोटीन क्वालिटी, okay, and the quantity. Both are important, quality as well as the quantity, both needs to be taken into consideration. Then as mentioned, protein is the most expensive nutrient in animal diets, so accurate evaluation is critical for economic and productive efficiency. ठीक है, so we need to take into account the economic value as well as the productive efficiency. तो ये तभी होगा अगर हम accurate evaluation प्रोटीन की कर पा रहे हैं तो। Then
proteins are made up of amino acids. We know this from the basic classes that proteins are made up of amino acids, and these amino acids are needed in the diet. So basically animals जो हैं वो proteins की जगह पे basically they need the amino acids. We've studied about the concept of essential amino acids in the diet. ठीक है, हमने ऐसा तो नहीं कहा था कि essential protein, basically we need the essential amino acids. So protein needs to be evaluated whether those essential amino acids are present in that protein or not. That is what the quality of protein suggests. ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है. So proteins are made up of amino acids and animals require those specific amino acids and not protein per se. Okay. And next, feedstuffs vary greatly in protein quantity and quality, hence multiple evaluation systems exist. ठीक है, तो हमें कोई एक सिस्टम से कुछ वैल्यू पता चलेगी, क्वालिटी पता चलेगी, किसी की क्वांटिटी पता चलेगी. ठीक है, उसके कुछ डिमेरिट्स रहेंगे. फिर कोई नेक्स्ट सिस्टम आएगा वो उससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए होंगे. ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए होते हैं. ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से उसकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों को अच्छे से इवेल्युएट कर सके. फीड स्टफ्स की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन कंटेंट. ओके, तो इसलिए मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए होते हैं. फॉर मोनोगैस्ट्रिक्स एग्जाम्पल आपको पता है पोल्ट्री एंड पिग्स. मोनोगैस्ट्रिक्स रिलाई ऑन डाइटरी अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली. ठीक है, तो मोनो एसिड्स के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो पोल्ट्री में ये 10 रहते हैं, सब में ये वेरी करेगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड का नंबर वेरी करेगा. ठीक है, वेयर एज रूमिनेंट्स में मैंने आपको बताया था रूमिनेंट्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड डाइटरी नहीं होता है, प्रोवाइडेड द एनिमल हैज द माइक्रोबियल प्रोडक्शन. ओके, माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोडक्शन. तो कोई भी आप उसको एनपीएन दे दो, कोई भी प्रोटीन सोर्स, इवन पुअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं रूमिनेंट्स को. देन ऑल्सो द माइक्रोबियल फ्लोरा इज एबल टू मैन्युफैक्चर, एबल टू प्रोड्यूस द माइक्रोबियल प्रोटीन. ठीक है, क्योंकि वो कोई भी क्वालिटी अगर आप उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन भी दे देंगे इट विल गेट डिग्रेडेड इनसाइड द रूमेन एंड द माइक्रोबियल प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड. ओके, तो माइक्रोबियल प्रोटीन ही एट द एंड ऑफ द रूमन डाइजेशन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. इसीलिए हम रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, ये कॉन्सेप्ट होते हैं इन केस ऑफ रूमिनेंट्स. ओके, सो रूमिनेंट्स यूटिलाइज बोथ डाइटरी एज वेल एज माइक्रोबियल प्रोटीन. तो दिस इज द difference between monogastrics as well as ruminants. Monogastrics rely only on the dietary amino acids, whereas ruminants follow both dietary as well as the microbial protein. तो इनके में दोनों ही important हो जाते हैं. So protein evaluation methods range from simple chemical analysis जो जेलडाल हमने डिस्कस किया था during crude protein to in vivo biological assays जो हम आज पढ़ेंगे, and sophisticated mechanistic models are also there. So protein evaluation methods बहुत ही variable रहते हैं. ठीक है, a feed can be high in crude protein but low in quality if essential amino acids are deficient or digestibility is poor. इसका एक example है wheat straw. ठीक है, wheat straw even though उसका crude protein content भी बहुत कम होता है. crude protein अगर क्वेश्चन में यूजुअली इट इज आस्क्ड, ठीक है, डीसीपी ऑफ व्हीट स्ट्रॉ इज, तो आपने हमेशा 0 करना है. ठीक है, डीसीपी ऑफ व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, ठीक है, दैट इज 0. क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कम है पहली बात, और दूसरा उसका क्रूड प्रोटीन कंटेंट भी कम है. ठीक है, दोनों चीज़ें कम है, तो एट द एंड डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन उसमें कितना होता है? 0%. ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, 0% होता है. इसीलिए वी गो फॉर, ठीक है, ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ. जब हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे हाउ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ इज बीइंग डन. तो व्हीट स्ट्रॉ की केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उसकी क्रूड प्रोटीन कंटेंट, उसका डीसीपी कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, पहले उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इज 46%, बाद में वो 70% भी हो जाती है यूजिंग यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ. सो दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट एक ऐसा भी फीड हो सकता है जिसमें क्रूड प्रोटीन बहुत हाई है, फॉर एग्जाम्पल फेदर मील. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फेदर मील. फेदर मील हैज अराउंड 87% ऑफ
क्रूड प्रोटीन, ठीक है, इवन बियॉन्ड दैट, ठीक है, फेदर मील की बहुत हाई क्रूड प्रोटीन होती है, बट इट्स डाइजेस्टिबिलिटी इज वेरी लो, सो डाइजेस्टिबिलिटी बिकम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ क्रूड प्रोटीन, ठीक है, बिकॉज if the nutrient is not being digested inside the body, then what is the fun of including that nutrient in the diet, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसको include करने का, so that can be eliminated as well, it need not be provided to the animal, ठीक है, तो digestible crude protein is the one that needs to be taken into consideration. So digestibility या फिर उसकी essential amino acids. Okay, if we'll go for one step ahead of digestibility, then we need to estimate the essential amino acid profile of that feed stuff. Okay, उस protein का essential amino acid profiling needs to be done. तभी हमें पता चलेगा whether this contains these essential amino acids that are actually required by the animal or not. ठीक है, so this was all for the introduction. ठीक है, now we'll begin. Why do we need to evaluate feedstuffs for protein? Okay, so there are multiple reasons for that, starting with the economic reasons जो हमने पहले डिस्कस किए थे, economic reasons. So protein is the costliest dietary component, and overfeeding wastes our money and underfeeding reduces the production, as I've already mentioned. So we need to take the protein evaluation into consideration while dietary formulation, while ration formulation. Then animal performance, growth, milk, egg and wool production all depend on the protein quality. इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम nutrient requirements पढ़ रहे थे तो दो चीज़ें हमने important पढ़ी थी, TDN as well as the DCP, ठीक है, अगर depending on the feeding standards, तो TDN DCP हमने पढ़ा था, हमेशा we used to take DCP alongside TDN, ठीक है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम्स. ओके, especially for if we want to go for production, we need to take protein quality into consideration, especially for growth, milk, egg, wool production, ठीक है, वो सब जो है वो प्रोटीन की क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे. देन अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी लीड्स टू पुअर FCR, ठीक है, तो फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो पुअर होती है. देन डिजीज ससेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, तो अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनिमल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. देन फॉर फीड फॉर्मुलेशन, ठीक है, अगर हमको लीस्ट कॉस्ट राशन बनाना है, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट राशन फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स प्रिसाइज प्रोटीन वैल्यूज, ठीक है, जो लीस्ट कॉस्ट राशन है वो प्रोटीन को ही देख के बनाते हैं हम, ठीक है, प्रोटीन की क्वालिटी, प्रोटीन की वैल्यू, प्रोटीन का प्राइस देखकर ही बनाया जाता है. सो वहाँ पे भी प्रोटीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन इट प्रिवेंट्स द अमाइनो एसिड इम्बैलेंसेस एंड टॉक्सिसिटीज. ओके, व्हेन वी डिस्कस्ड, हमने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में ये भी देखा था हाउ द एक्सेस ऑफ वन अमाइनो एसिड हैम्पर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था मीथियोनिन अगर एक्सेस में हो जाए तो बाकी अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है. इसलिए हमको देखना होगा कि मीथियोनिन जो है, और दूसरी बात इवन इन द पोल्ट्री मीथियोनिन इज द फर्स्ट क्रिटिकल अमाइनो एसिड, इट इज द फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट भी है डाइट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो उसकी डेफिशिएंसी भी होती है डाइट में, और अगर वो एक्सेस में हो जाए तो वो बाकी अमाइनो एसिड्स को भी अफेक्ट करता है, उसकी डेफिशिएंसी कर देता है. सो मीथियोनिन नीड्स टू बी अ पर्टिकुलर अमाउंट. तो हमें फीड की मीथियोनिन लेवल्स जब तक पता नहीं होंगे, हाउ वी कैन गो फॉर इट्स सप्लीमेंटेशन. इसीलिए प्रोटीन जो है इवेल्युएशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then for environmental concern as well, excess dietary nitrogen is excreted as urea and ammonia causing pollution. So precision feeding is important. तो नाइट्रोजन फुटप्रिंट को भी देखना होगा. सो बिगिनिंग विद आवर कॉमन मेथड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, ठीक है. क्रूड प्रोटीन क्या होता है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन एंड ट्रू प्रोटीन क्या होता है, ठीक है. सो द टोटल नाइट्रोजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं थ्रू जेल्डाल मेथड, ठीक है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल होता है ये. तो इट इज बेसिकली नाइट्रोजन को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6.25 से, दैट गिव्स अस द क्रूड प्रोटीन कंटेंट. ओके, सो दैट गिव्स अस द क्रूड प्रोटीन कंटेंट, ठीक है. तो क्या होता है, क्रूड प्रोटीन में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन भी होता है,
एंड ट्रू प्रोटीन दोनों होते हैं, ठीक है। एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, अमोनिया, यूरिएट्स, अमाइड्स एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब एनपीएन कंपाउंड्स हैं। तो क्रूड प्रोटीन में एनपीएन भी होता है एंड ट्रू प्रोटीन, दोनों चीज़ें होती हैं। एंड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको, नाइट्रोजन इंटू 6.25, सिंपल, ठीक है। सो एंड इट इज़ अ क्विक मेजर। और दूसरी बात, ठीक है, सो दीज आर ऑल कॉमन मेथड। सेकेंड इज द डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन विच इज द डीसीपी। तो जब भी क्रूड प्रोटीन को उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन डीसीपी हमें पता चल जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट, इट इज सिंपली, ठीक है, जो भी, ठीक है, जो भी क्रूड प्रोटीन कंटेंट होगा यानी कि न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होगा, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय कंज्यूम्ड into 100, that gives us the digestibility coefficient। तो एब्जॉर्ब्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जितना फीड में है माइनस फीसेस में जितना लॉस हो गया, ओके। तो जितना फीड में है माइनस फीसेस में जितना लॉस हो गया डिवाइडेड बाय जितना हमने कंज्यूम किया था, दैट इज द अमाउंट इन द फीड। सो दैट गिव्स अस द digestibility coefficient। So digestibility coefficient is nothing but the amount that is absorbed, the nutrient out of total that is absorbed by the animal, that is the nitrogen और द न्यूट्रिएंट का डाइजेस्टिबिलिटी कॉफिशिएंट। तो उसी के डाइजेस्टिबिलिटी कॉफिशिएंट को जब हम क्रूड प्रोटीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, ओके। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ क्रूड प्रोटीन दैट विल बी डाइजेस्टेड इन द बॉडी। सो इससे इन वीवो बैलेंस ट्रायल यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल्स के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। तो रूमिनेंट न्यूट्रिशन में हमको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन को ही फैक्टर इन करना होता है, ठीक है। और ये कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। वाई इट बिकम्स नेगेटिव, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ही नहीं है उतनी, ओके। ये नेग्लिजिबल जीरो होता है फॉर व्हीट स्ट्रॉप, जो कि हाई फाइबर कंटेंट होता है, उसमें डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होती है उसकी इतनी ज़्यादा, दैट इज वाई उसका नेग्लिजिबल भी होता है, नेगेटिव भी जा सकता है। देन ट्रू प्रोटीन कंटेंट, आई टोल्ड यू इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, स्टड्जर रिएजेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मल्टीपल टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड। स्टड्जर रिएजेंट जो कि एल्केलाइन कॉपर सल्फेट होता है, स्टड्जर, रिमेंबर द नेम, स्टड्जर रिएजेंट। तो ट्रू प्रोटीन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, स्टड्जर रिएजेंट से, कॉपर सल्फेट से। देन जब क्रूड प्रोटीन से नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तब हमें ट्रू प्रोटीन मिल जाता है। तो इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, एक्चुअल प्रोटीन होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन नहीं होता। सो सेकेंड मेथड है टीसीए की प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली क्या होता है, जो ट्रू प्रोटीन होता है इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। इसीलिए जब भी आपने ट्रू प्रोटीन एस्टिमेट करना है तो प्रेसिपिटेशन मेथड फॉलो किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर दिया जाता है, ठीक है। जो ट्रू प्रोटीन है इट गेट्स रेडिली प्रेसिपिटेटेड। ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है इससे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो टीसीए प्रेसिपिटेशन इज अनदर मेथड, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट और स्टड्जर रिएजेंट इज अनदर मेथड। तो ये मेथड्स फॉलो किए जाते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्रू प्रोटीन एंड इट्स इवेल्युएशन। देन मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रू प्रोटीन, क्योंकि उन्होंने तो एनपीएन नाइट्रोजन को यूटिलाइज ही नहीं करना, ठीक है। उनमें माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं है स्टमक में, ठीक है। मोनोगैस्ट्रिक्स में फर्मेंटेशन नहीं हो रही तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनपीएन नहीं है, उनके लिए तो एनपीएन बिकम्स टॉक्सिक, तो उनको एनपीएन नहीं देना होता। सो उनके फीड में, उनके डाइट्स में ट्रू प्रोटीन ही इवेल्युएट करना होता है, ना कि क्रूड प्रोटीन, ओके। Next, coming to the crude protein definition, okay, so it is the total nitrogen content of feed multiplied by 6.25. So basically nitrogen into, this is the formula, nitrogen into 6.25, and it is expressed as percentage of dry matter. It includes true protein as well as non-protein nitrogen. So non-protein nitrogen होता है यूरिया, अमोनिया, फ्री अमाइनो एसिड्स, अमाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा, डिफरेंट थिंग्स। देन इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ऑल प्रोटीन कंटेन्स 16% नाइट्रोजन, ओके। और इसमें दो चीज़ें एज्यूम की जाती हैं, दैट ऑल प्रोटीन कंटेन्स 16% नाइट्रोजन, ओके, ऑल प्रोटीन कंटेन्स 16% नाइट्रोजन एंड होल ऑफ दो चीज़ें एज्यूम की जाती है, ऑल प्रोटीन कंटेन 16% नाइट्रोजन एंड होल ऑफ द नाइट्रोजन इज फ्रॉम द प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। दो चीज़ें हैं, पहली बात तो सारा का सारा नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन से आ रहा है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि सारा का सारा नाइट्रोजन प्रोटीन से आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि सारे के सारे प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन ही होता है,
ठीक है, तो ये दो चीज़ें एज्यूम की जाती है जो कि ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द केस, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में इसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। मिल्क में फॉर एग्जांपल इट कैन बी 6.3, जो 6.25 फैक्टर है ये 6.3 भी हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों में इसकी वैल्यू वेरी करती है। सो दैट इज़ द थिंग। तो अगेन ये एक्यूरेट नहीं है, इट इज़ ओनली अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो जेल-डाल डाइजेशन, पहले डाइजेशन होती है, फिर न्यूट्रलाइजेशन, डिस्टिलेशन और टाइट्रेशन। दिस इज द मेथड ऑफ जेल-डाल प्रोसेस जिससे हम कैलकुलेट करते हैं क्रूड प्रोटीन कंटेंट। सो जेल-डाल एस्टिमेशन से बेसिकली क्रूड प्रोटीन कंटेंट कैलकुलेट किया जाता है, और पहले डाइजेशन होती है, ठीक है, पहले डाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी, डिस्टिलेशन होगी, देन लास्ट में टाइट्रेशन होगी जिससे हमें वैल्यू पता चलती है कि कितना नाइट्रोजन परसेंटेज है। फिर उसको हम 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतना ही क्रूड प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि ग्राउंडनट केक में इट इज़ अराउंड 6.25, ठीक है, सोयाबीन मील में अराउंड 6.25, यूजुअली सीरियल्स वगैरह सब में अराउंड 6.25 होता है, एग्जैक्टली नॉट 6.25 बट इट इज़ अराउंड 6.25। काउ मिल्क में इट इज़ 6.38, ठीक है। सो बट बेसिकली इट ओवर एस्टिमेट्स द प्रोटीन वैल्यू क्योंकि इसमें एनपीएन कंटेंट इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है, एनपीएन कंटेंट बहुत हाई होता है। देन कमिंग टू द डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, portion of crude protein that is digested and absorbed from the GIT, ओके। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि कितना डाइजेस्टेबल हो गया है, कितना डाइजेस्ट हो गया है, कितना एब्जॉर्ब हो गया है, सिर्फ उतने पोर्शन को वी विल कैलकुलेट, करेक्टेड बाय द डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट कैसे मेजर करते हैं? बैलेंस ट्रायल से। बेसिकली डाइजेशन ट्रायल करते हैं नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन इन द फीसेस डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इनटेक, जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट को हम कैसे मेजर करते हैं, न्यूट्रिएंट दैट इज एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट दैट वाज कंज्यूम्ड इनटू 100। तो एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, जितना टोटल था, जितना कंज्यूम किया था उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना फीसेस में निकल गया, सो दैट विल गिव अस द अमाउंट दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल इनटेक से, सो दैट गिव्स अस द डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ दैट फीड स्टफ। Apparent digestibility coefficient includes metabolic fecal nitrogen, okay, so basically it is not a true estimate. Yesterday also, day before yesterday, we discussed how digestibility coefficient, okay, that is the not a true estimate, it is apparent digestibility, and true digestibility क्या होती है? ट्रू डाइजेस्टिबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन द एपरेंट डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि ट्रू डाइजेस्टिबिलिटी में मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन, मेटाबॉलिक फीकल ओरिजिन नहीं होगा, मेटाबॉलिक ओरिजिन जो भी फीकल का पार्ट है दैट इज नॉट देयर, वो सब्सट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए वो वैल्यू बढ़ जाती है, ओके। सो ट्रू डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट जो है उसमें से मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन माइनस हो जाएगा बिकॉज इट इज फ्रॉम द बॉडी का खुद का ओरिजिन, फीड ओरिजिन नहीं है, मेटाबॉलिक ओरिजिन है, इसलिए इट नीड्स टू बी सब्सट्रैक्टेड अगर हम उसकी ट्रू डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। Then next, more useful than crude protein because it accounts for digestibility differences between feeds, as I've already mentioned. Digestibility coefficient needs to be taken into account. इसलिए जो है crude protein से better estimate क्या होता है? digestible crude protein, okay? बिकॉज फेदर मील जैसी चीज़ें होती हैं जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम होगी बट उसमें क्रूड प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, लेकिन एनिमल को तो वो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, सो no need of providing such feed supplements. So again digestibility DCP percentage क्या होता है? crude protein multiplied by digestible coefficient, ठीक है। अब ये क्योंकि परसेंट में तो इसको डिवाइडेड बाय digestibility coefficient डिवाइडेड बाय 100, हाँ ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो मोर कॉमनली यूज्ड इन ruminant ration balancing, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जब डिस्कस किया था तो हम वैल्यूज क्या देखते थे? डीसीपी परसेंटेज, टीडीएन परसेंटेज देखते थे, डीसीपी परसेंटेज देखते थे। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, हमारे जो फीडिंग स्टैंडर्ड्स है, वी फॉलो द डीसीपी परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फीड स्टफ, स्पेशली फॉर द रूमिनेंट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था 284 ग्राम्स, ठीक है, दैट वाज द डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट, डीसीपी परसेंटेज। अगेन बेस्ड ऑन द डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट ये वैल्यूज वेरी करती हैं, ठीक है। तो ग्राउंडनट केक 40% के अराउंड 40% होगी, मेज 6.75, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं। तो
अगेन व्हीट स्ट्रॉ का जब भी आएगा यू हैव टू से दैट इट हैज 0. व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, आपने कहना है 0% डाइजेस्टिव DCP परसेंटेज. ठीक है, जब भी ये MCQ में आएगा DCP परसेंटेज यू हैव टू से 0%. देन ट्रू प्रोटीन. So it is the fraction of feed nitrogen which is present in true protein form because it excludes all NPN compounds. ठीक है, सारा का सारा NPN compound subtract हो जाएगा. That which is remaining is the true protein component, true protein amount. So NPN includes free amino acids as discussed earlier. So उसके अलावा जो भी है that is the true protein. So protein which is precipitated with trichloroacetic acid or alkaline copper sulfate solution studs the reagent. तो उसी को कहते हैं true protein component. So NPN होता है crude protein minus true protein. Important for ruminants. Rumen microbes can utilize NPN. For monogastrics only true protein is nutritionally useful. Then अब इनका true protein component, इनकी true protein values कितनी होती है? सी यूरिया का 100 सारा का सारा जो होता है वो NPN कंपाउंड होता है. यूरिया इज एन NPN कंपाउंड, तो उसका ट्रू प्रोटीन कितना होता है? 0. ओके, सो अगेन reiterating this, for ruminant ration NPN counts, for monogastrics true protein. ओके, तो ये आपको याद रखना है, NPN जो है वो सिर्फ ruminants के लिए होता है. So overview of all of the so this was the basic. ठीक है, revision of the basics. क्रूड प्रोटीन, ट्रू प्रोटीन, ठीक है, NPN क्या होता है, ये बेसिक्स थे. ओके, so now coming to the evaluation of feedstuffs for protein in case of ruminants, in case of monogastrics. First we'll discuss about the monogastrics, then we'll discuss in the case of ruminants. ठीक है, तो पहले हम monogastrics का डिस्कस करते हैं. So measures of the protein quality in monogastric animals. ठीक है, so why it is important? Because they cannot utilize NPN and amino acid profile and digestibility are crucial in terms of evaluation of protein quality. तो amino acid content basically and second digestibility coefficient. तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा important हो जाती हैं in case of protein evaluation for monogastric species because they cannot utilize NPN compounds, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं है, रूमन माइक्रोब्स नहीं है जो कि डिग्रेड करते हैं NPN को, यूटिलाइज करते हैं NPN को. ठीक है, सो दैट इज वाई वी नीड टू प्रोवाइड देम द अमाइनो एसिड्स एंड इट नीड्स टू बी हाईली डाइजेस्टिबल एज वेल. सिंपल CP and DCP does not reflect the amino acid balance or its availability, इसलिए we need to go for higher standards, better protein quality standards. तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रोटीन क्वालिटी मेथड्स. वेट गेन मेथड्स, नाइट्रोजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट्स, बॉडी नाइट्रोजन रिटेंशन, अमाइनो एसिड कंपोजिशन, अमाइनो एसिड अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो वेट गेन मेथड्स में हो जाता है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो. ओके, सो दीज आर ऑल दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्वालिटी मेथड्स फॉर मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स. ठीक है, तो कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें वेट गेन इवेलुएट किया जाता है कि प्रोटीन को प्रोवाइड करके कितना बॉडी में वेट गेन हो रहा है, बिकॉज बेसिकली अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो वो वेट गेन करवाते हैं. ठीक है, बॉडी में मसल मास को इंक्रीज करवाएंगे. ठीक है, बेसिकली द वेट शुड इंक्रीज आफ्टर प्रोवाइडिंग दोज अमाइनो एसिड्स और प्रोवाइडिंग दोज प्रोटीन. तो उससे क्या होगा, बॉडी में वेट गेन होगा. सो दीज आर द बेसिक मेथड्स फॉर प्रोटीन क्वालिटी इवेल्युएशन. बेसिकली इन वीवो मेथड्स हैं ये. फिर उसके बाद नाइट्रोजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीज़ें देखनी है, नाइट्रोजन का इनटेक कितना है, नाइट्रोजन का आउटगो कितना है. उसी के बेसिस पे वी विल इवेलुएट द प्रोटीन क्वालिटी, कितना वो एनिमल में अवेलेबल था नाइट्रोजन, कितना वो एनिमल में रिटेन हुआ नाइट्रोजन. सो बोथ दीज आर ऑल दीज आर नाइट्रोजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट्स. बैलेंस मीन्स बेसिकली इनटेक माइनस आउटगो. ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो इसकी फॉर्मूला में कहीं ना कहीं इनटेक माइनस आउटगो की बात हो रही होगी. सो दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन बैलेंस मेथड्स. देन बॉडी में नाइट्रोजन रिटेंशन. ठीक है, कितना नाइट्रोजन एक्चुअली रिटेन हुआ, सो दैट विल बी द बॉडी नाइट्रोजन रिटेंशन मेथड. एंड लास्टली द अमाइनो एसिड कंपोनेंट. अभी तो हम नाइट्रोजन वगैरह की बात कर रहे थे, वेट गेन की बात कर रहे थे. मोस्ट एडवांस मेथड्स जो कि अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग करेंगे.
ठीक है, उसकी अमाइनो एसिड की कंपोजिशन को और उसकी अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं. सो दैट विल बी आर मोस्ट एडवांस्ड मेथड्स. तो इसी में बायोलॉजिकल एसे, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ठीक है, इलियल डाइजेस्टिबिलिटी, ऑल दीज विल डिस्कस इन द अमाइनो एसिड कंपोजिशन या अमाइनो एसिड अवेलेबिलिटी. ओके, सो बिगिनिंग आवर डिस्कशन विद द वेट गेन मेथड्स. ठीक है, वेट गेन मेथड जो है वो लाइव एनिमल के रिस्पॉन्स को चेक करते हैं. ठीक है, कि एनिमल जो है उस प्रोटीन को इनटेक करके, उस प्रोटीन को फीड करके वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका वेट जो है वो कितना गेन होता है. ठीक है, हाउ डज द एनिमल एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ प्रोटीन फेड टू द एनिमल. सो इट कैन बी डन ऑन एनी काइंड ऑफ एनिमल. तो उसी काइंड ऑफ एनिमल के उस पर डिपेंड करेगा कि वो वैल्यूज कितनी होगी. ठीक है, सो रैट्स पे कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, टेस्ट प्रोटीन, तो टेस्ट प्रोटीन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें एनिमल्स को एंड उसको इवेल्युएट किया जाएगा स्टैंडर्ड के हिसाब से. ठीक है, सो केसिन जो है वो स्टैंडर्ड होता है. यूजुअली केसिन जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है. ये भी पूछ लिया जाता है कि केसिन क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटीन कौन सा आप फॉलो करते हैं टू इवेल्युएट द अदर टेस्ट प्रोटीन. सो स्टैंडर्ड प्रोटीन दैट वी फॉलो इज द केसिन विच इज द मिल्क प्रोटीन. केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन. सो हमने बाकी प्रोटीन्स को टेस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड प्रोटीन दैट इज केसिन. देन ऑल टेस्ट वैल्यूज कंपेयर टू केसिन. तो केसिन का हमने बेसिकली देखना है कि केसिन के साथ कोई एक स्टैंडर्ड तो रहेगा कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम बाकी चीजें कंपेयर करेंगे. सो केसिन होता है रेफरेंस प्रोटीन. देन वेट गेन मेथड्स 3 टाइप्स के होते हैं: प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, नेट प्रोटीन रेशियो एंड द ग्रॉस प्रोटीन वैल्यूज. 3 टाइप्स के हो गए वेट गेन मेथड्स: प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, नेट प्रोटीन रेशियो एंड द ग्रॉस प्रोटीन वैल्यूज. तो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो में क्या होगा, सिंपली जितना वेट गेन हुआ डिवाइडेड बाय प्रोटीन इनटेक कितना था. ठीक है, जितना वेट गेन हुआ डिवाइडेड बाय प्रोटीन इनटेक. वेयर एज नेट प्रोटीन रेशियो में हम क्या देखेंगे, हमने जो है 2 ग्रुप्स में रखना है इसमें एनिमल को. जितना वेट गेन हुआ वो ग्रुप था जिसमें हमने टेस्ट प्रोटीन प्रोवाइड किया, लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी होगा जिसमें हमने प्रोटीन जो है वो नहीं देना. ठीक है, तो उसमें जितना वेट लॉस हुआ विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ग्रुप. सो इसमें 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे. ठीक है, प्रोटीन का लॉस भी चेक करेंगे कि अगर हमने प्रोटीन प्रोवाइड ही नहीं किया एनिमल को, एक डिफरेंट ग्रुप को, तो उसमें कितना वेट लॉस होता है, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे. सो दैट विल गिव यू द नेट प्रोटीन रेशियो. सो बेसिकली नेट प्रोटीन, क्योंकि ये 2 चीज़ों को कंपेयर करता है. देन कमिंग टू द ग्रॉस प्रोटीन वैल्यू. तो अब जब हमने ग्रॉस प्रोटीन वैल्यू की बात की तो अगेन इसको टेस्ट प्रोटीन को एक स्टैंडर्ड प्रोटीन यानी कि रेफरेंस प्रोटीन के विद रिस्पेक्ट चेक किया जाता है. ठीक है, यानी कि वेट गेन जो है वो उसमें टेस्ट प्रोटीन में कितना हो रहा है उसको हमने कंपेयर करना है जो केसिन में कितना हो रहा है. ठीक है, तो दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तब वैल्यू आती है ग्रॉस प्रोटीन वैल्यूज. तो दोनों के प्रोटीन इनटेक इक्वल होंगे, लेकिन उसमें वेट गेन कितना चेंज आता है तो वो हमने उसको एक्सप्रेस करना है. दैट विल गिव अस द ग्रॉस प्रोटीन वैल्यू स्टार्टिंग विद द प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो. ओके, सो इट इज द ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट गेन पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम. सो बेसिक मेथड, जितना ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया था उसको हमने कंपेयर करना है कि ये ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना वेट गेन करवाता है. ठीक है, तो जितना वेट गेन होगा डिवाइड करेंगे उसको जितना ग्राम्स कंज्यूम किए थे. सो दैट विल गिव अस द प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो. तो इससे हमें पता चलेगा कि उस प्रोटीन की एफिशिएंसी कितनी है. एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू द कि वो कितना ज़्यादा वेट गेन करवा पा रहा है. अगर हम इतना ग्राम प्रोटीन सप्लीमेंट कर रहे हैं एनिमल को तो उससे कितना वेट गेन हो रहा है. दैट विल गिव अस द प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये इसका जो है कंफ्यूजन बहुत होती है इनकी फॉर्मूलाज में और ये पूछ भी लिया जाता है, इसीलिए आप इसको बार बार देखो. बॉडी वेट गेन डिवाइडेड बाय प्रोटीन इनटेक. ठीक है, सो रैट्स में अगर हम इसको चेक करेंगे तो टेस्ट प्रोटीन डाइट प्रोवाइड की जाती है 28 डेज के लिए और उसका बॉडी वेट मेजर किया जाता है, तो उसी से प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट हो जाती है. बट द इशू इज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द मेंटेनेंस नीड्स, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट गेन देख रहा है, विच मीन्स कि ग्रोथ चेक कर रहा है कि इस प्रोटीन से कितनी ग्रोथ हो रही है. इसने तो चेक ही नहीं किया कि मेंटेनेंस के लिए बॉडी में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि ये मेंटेनेंस को चेक ही नहीं कर रहा.
ये सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहा है कि वेट गेन कितना है। तो अगर वेट गेन नहीं है, अगर बॉडी इज इन मेंटेनेंस, अगर वो बॉडी वेट नहीं गेन कर रहा, तो उससे हम प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो करेक्टेड तो ये होगी जब हमने केसीन के साथ इसको एडजस्ट करनी है। तो डिफरेंट चीज़ों की प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो कितनी होती है। अगेन सी जेलेटिन की वैल्यू कितनी है, 0। क्यों है इसकी वैल्यू 0? बिकॉज ये प्रोटीन का सप्लीमेंट है ही नहीं जेलेटिन बेसिकली, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं है। सो इट हैज़ 0 प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। देन होल एग, वे प्रोटीन, केसीन की स्टैंडर्ड है दैट इज 2.5 विच इज रेफर्ड टू, इट इज़ अ रेफरेंस प्रोटीन। सो इसकी 2.5 होती है। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो करेक्टेड प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। आपको इसको फॉर्मूला को याद रखना है, बॉडी वेट गेन डिवाइडेड बाय प्रोटीन इनटेक। सो दैट गिव्स अस द प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। Next, coming to the net protein ratio. Okay, net protein ratio. So body weight gain on test protein plus body weight loss of protein free group. जो हमने ग्रुप को प्रोटीन नहीं दिया तो उसमें जो बॉडी वेट का लॉस होता है उससे हमने उसको कंपेयर करना है, ठीक है। देन हमने उसको अगेन डिवाइड कर देना है जितना प्रोटीन कंज्यूम किया था। सो प्रोटीन फ्री ग्रुप जो है उसमें लॉस होगा, तो दैट नीड्स टू बी एडेड। तो वो मेंटेनेंस को, इसमें मेंटेनेंस भी इंक्लूड हो गया है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस भी इंक्लूड हो जाता है। तो नेट प्रोटीन रेशियो हम बाद में पढ़ेंगे, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है वो बायोलॉजिकल वैल्यू से कैलकुलेट होती है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। दिस इज नेट प्रोटीन रेशियो, ठीक है, नेट प्रोटीन रेशियो। देन दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज। तो नेट प्रोटीन रेशियो में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो मेंटेनेंस के लिए भी कितना वैल्यू है वो भी ये टेक्स इनटू अकाउंट। इसमें ये भी कैलकुलेट हो जाता है कि मेंटेनेंस के लिए कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ अर्लियर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, उसमें मेंटेनेंस का कैलकुलेट नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट कमिंग टू द ग्रॉस प्रोटीन वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम ये केसिन के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है ग्रॉस प्रोटीन वैल्यू। वेट गेन ऑन टेस्ट प्रोटीन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वेट गेन ऑन रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है, एट द सेम लेवल ऑफ प्रोटीन इनटेक। तो वेट गेन टेस्ट प्रोटीन पे कितना वेट गेन हुआ डिवाइडेड बाय वेट गेन ऑन रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है। अगर हम वैल्यूज दोनों की सेम रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में डिवाइड होता है वेट गेन डिवाइडेड बाय कितना प्रोटीन कंज्यूम किया था टेस्ट प्रोटीन, और वेट गेन रेफरेंस प्रोटीन का डिवाइडेड बाय कितना ये रेफरेंस प्रोटीन कंज्यूम हुआ था। अब दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए बेसिकली द वैल्यू विल बी, द फॉर्मूला विल बी वेट गेन ऑन टेस्ट प्रोटीन डिवाइडेड बाय वेट गेन ऑन रेफरेंस प्रोटीन। आई एम टेलिंग यू, अगर ये इसमें एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वेट गेन ऑन टेस्ट प्रोटीन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टेस्ट प्रोटीन कंज्यूम्ड, ठीक है, जो कि फर्दर पूरा का पूरा डिवाइड होता है वेट गेन ऑन रेफरेंस प्रोटीन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रेफरेंस प्रोटीन कंज्यूम्ड, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू सेम रखी है, बिकॉज एट द सेम लेवल ऑफ प्रोटीन इनटेक। तो वो फॉर्मूला में कैंसिल आउट हो जाएगा और ग्रॉस प्रोटीन वैल्यू की फॉर्मूला हो जाएगा वेट गेन ऑन टेस्ट प्रोटीन डिवाइडेड बाय वेट गेन ऑन रेफरेंस प्रोटीन मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोटीन वैल्यू। So that will give us the gross protein value, ठीक है। both groups receive identical protein intake, only the source differs, ठीक है। so gross protein value more than 100 means test protein is better than casein, and if it will be less than 100 which means it is inferior to casein. so gross protein value is basically जब भी हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट एरियाज में दैट विल वेरी। केसिन जो है वो इंडिया का केसिन विल बी डिफरेंट देन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन का केसिन, सो दैट बिकम्स अ ड्रॉबैक। एंड अभी जब भी हम न्यूअर एडवांस मेथड्स फॉलो करते हैं उसमें हम कंपैरिजन को मतलब ट्रेडिशनल मेथड की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब हमने फीडिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़े थे तो उसमें जो थियर का फीडिंग स्टैंडर्ड था उसमें भी कंपैरिजन हो रहा था, हे को कंपेयर करते थे, ठीक है। सो वो हे इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते थे। तो जब भी कोई कंपैरिजन वाला फीडिंग स्टैंडर्ड होता है या जिस भी चीज़ में कंपैरिजन होती है तो वो मॉडर्न मेथड्स नहीं होता, बेसिकली दैट इज़ नॉट अ मॉडर्न मेथड, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उससे इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। इसलिए ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है।
मॉडर्न मेथड नहीं है. तो मॉडर्न हम मेथड जो फॉलो करते हैं दैट विल गिव अस द बेसिकली द अमाइनो एसिड प्रोफाइल फॉर द मोनोगैस्ट्रिक स्पीशीज. So this was all for the protein values. So this was all for the case of the weight gain methods. ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा crude protein, then we discussed about the non-protein nitrogen content NPN compounds. ठीक है, we also discussed about the true protein content. We also discussed about the weight gain methods, the different methods for the monogastric species. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेट गेन मेथड्स. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, नेट प्रोटीन रेशियो एंड देन द ग्रॉस प्रोटीन वैल्यूज. ठीक है, इन सब की फॉर्मूलाज, इन सब का एक्चुअल बेसिक क्या है, डेफिनेशन इसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फॉर्मूला यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड मेथड्स दैट आर नाइट्रोजन बैलेंस मेथड्स. ठीक है, एंड देन विल प्रोसीड टू द अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन एंड द अमाइनो एसिड अवेलेबिलिटी मेथड्स. ठीक है, अगेन आई एम रीइटरेटिंग दैट प्रोटीन क्वालिटी मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यूजुअली दे आर आस्क्ड एंड वेरी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मेथड्स होते हैं, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, तो वो नेट प्रोटीन रेशियो से डिफरेंट होगा. और एक और चीज़ होती है न्यूट्रिटिव रेशियो. तो ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा सेम लगती हैं. ठीक है, ये सब सुनने में सिमिलर लगता है, नेट प्रोटीन रेशियो, नेट प्रोटीन रिटेंशन, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन. ठीक है, देन न्यूट्रिटिव रेशियो. ठीक है, न्यूट्रिटिव रेशियो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट डिवाइड बाय कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसमें भी न्यूट्रिटिव रेशियो में भी क्रूड प्रोटीन को कंपेयर किया जाता है बाकी के नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो भी बाकी के कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ. ठीक है, सो ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, तो यहाँ पे गलती होने के चांस भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे. विल प्रोसीड फर्दर. आज हमने वेट गेन मेथड्स को डिस्कस किया, इनके फॉर्मूलाज भी आप अच्छे से याद कर लेना. विल मीट टुमारो फॉर अ नेक्स्ट क्लास टू डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट्स. ओके.